नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर की शुरुआत करते हैं मौलाना साद की खबर के साथ। मौलाना साद के साथ साथ करीबियों पर भी अब शिकंजा कसता दिख रहा है। निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात और मरकज मामले में दिल्ली पुलिस जल्द ही आरोप पत्र दायर करने वाली है। कोर्ट में दायर होने वाले आरोप पत्र में मौलाना साद समेत अन्य आरोपियों का भी जिक्र है। मौलानाओं के बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी लोगों के बारे में भी इस आरोप पत्र में जानकारी दर्ज की गई है। वीजा कानून का उल्लंघन का जिक्र इसमें है कि किस तरीके से वीजा कानून का उल्लंघन करते हुए विदेशी जमाती यहां शामिल रहे। मरकज में करीब 67 से ज्यादा देशों से तबलीगी जमात से जुड़े लोग भारत पहुंचे थे और इन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए यहां पर मरकज का ये हिस्सा बने थे, जिसके बाद बवाल हुआ था, खासकर कोरोना संकट के मद्देनजर। और यहां पर देखा गया था कि यहां पर जो बड़ी संख्या में लोग विदेशों से आए थे वो कोरोना संक्रमित थे और उनकी वजह से बड़ी संख्या में यहां के लोग भी संक्रमित हुए और जो दूसरे राज्यों को गए और कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ा था शुरुआती दिनों में इसी मरकज की वजह से। मौलाना साद के करीबियों पर भी अब शिकंजा कसता दिख रहा है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, किस तरीके का आरोप पत्र दाखिल हुआ है, कब तक दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस? इस आरोप पत्र में क्या कुछ बातें हैं? आरोप पत्र की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले पे तमाम जो पूरा विस्तार से उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। यानी कि चार्जशीट यानी आरोप पत्र जो दायर किया जाएगा उसमें तमाम जितने भी आरोपी हैं, मौलाना साद समेत जो अन्य आरोपी हैं, उसके खिलाफ जो जिस तरह से कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, तो उसी से संबंधित तमाम रिपोर्ट्स को दर्ज किया गया था। तो अब उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद कई लोगों से पूछताछ करने के बाद इस मामले में तमाम जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं उसका रूपरेखा जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब जल्द ही दिल्ली स्थित जो कोर्ट में उस रिपोर्ट को दायर करेगी और उसके बाद बताएगी कि किस तरह से इन लोगों के खिलाफ कई संगीन आरोप हैं। हालांकि धन्यवाद, रोकेंगे इस वक्त आपको। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। और कार्रवाई सही हो और सख्त हो, इसके लिए जरूरी है कि आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस की ओर से जो भी बातें लिखी गई हो, जो भी बातें दर्ज हो, वो बिल्कुल सटीक हो और पुख्ता सबूतों के साथ। इधर उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। रविवार को आगरा का तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस रहा तो प्रयागराज का पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। रविवार को साल का सबसे गर्म दिन रहा। आज भी गर्मी से निजात फिलहाल नहीं मिलती दिख रही है। अधिकतर शहरों में 40 डिग्री के पार ही पारा पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो मौसम विभाग ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगले कुछ और दिन गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि इस बार गर्मी की दस्तक काफी देर से हुई। आधा मई बीत जाने के बाद लोगों को गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन जैसे ही गर्मी लगनी शुरू हुई, जैसे ही तापमान ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुआ तो तेजी के साथ ही बढ़ा। कानपुर में भी गर्मी अपने चरम पर है। यहां पर भी तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी इसी तरह गर्मी जारी रहेगी और आने वाले सप्ताह में ये टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हमारे सहयोगी अमित गंजू ने इसका जायजा लिया। कि दोपहरी में आग बरसे है, पांव जले हैं भैया, पांव जले हैं। ऐसा ही कुछ कहना है उन लोगों का जो इस गर्मी में लॉकडाउन खुलने के बाद मजबूरी में सड़कों पर निकले हैं। ना तो यहाँ पना है, ना शिकंजी है और ना ही मक्कू है। तो ऐसे में लोग हैरान परेशान होकर ये कहने पर मजबूर हैं, उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी, ये गर्मी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और इधर नोएडा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर भी पारा 43 डिग्री पार कर चुका है। सड़कों पर सन्नाटा है। लॉकडाउन की वजह से पहले ही बहुत कम आवाजाही सड़कों पर लोगों की देखने को मिल रही थी। अब थोड़ी ढील जरूर दी गई है, लेकिन लोग कम ही बाहर निकल रहे हैं और वजह एक मौसम भी है, गर्मी भी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी ही दर्ज की जाएगी। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव ने नोएडा की सड़कों का जायजा लिया। में
में गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है। मई में आधा मई निकल गया है, लेकिन जो गर्मी का जो आलम है वो और बढ़ता जा रहा है। जो तापमान है वो 40 डिग्री का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। और आज के अगर तापमान की बात करें तो आज का तापमान 43 डिग्री है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी दिन का ही मौसम है, लेकिन उसके बावजूद जो गर्मी है वो चरम पर है, जिसके कारण लोगों की जो आवाजाही है वो भी थोड़ी कम हो गई है। लोग अपने घरों से तभी निकल रहे हैं जब उनको बहुत ज़रूरी काम है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही जो तापमान है, तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मई के आखिरी जो दिन होंगे उसमें जो तापमान है, तापमान में थोड़ी गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गर्मी में किस तरीके से, भैया गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप? जी हम तो घर में रहते हैं अपने, बस बाहर निकलते ही नहीं है घर से। और किस तरीके से कर रहे हैं गर्मी में बचाव करने के लिए, क्या कर रहे हैं? तो मैडम ये रोड पे गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है, इनकी उससे कुछ ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। और कुछ घर में बैठ रहे हैं, घर में पंखा गर्म हवा दे रहा है, उससे भी परेशान है बस में। सुना आपने, यहाँ पे जो लोग हैं वो भी गर्मी से काफ़ी परेशान हैं, लेकिन गर्मी से बचाव के लिए प्रॉपर इंतज़ाम किए जा रहे हैं जिससे गर्मी को थोड़ा कम किया जा सके। जो लोग हैं प्रॉपर पानी पी रहे हैं और घर से, जैसे मैंने आपको बताया कि घर से कम निकल रहे हैं। जब कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। लखनऊ में कैसा है मौसम का तेवर, किस कदर भीषण गर्मी यहां पर पड़ रही है, बता रहे हमारे सहयोगी राजीव सिंह। राजधानी लखनऊ के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर गर्म तेज हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि इस भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर बहुत ही कम लोग निकलते नज़र आ रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्योंकि लॉकडाउन लागू है, ऐसे में जो लोग आ रहे हैं उनकी सुरक्षा और चेकिंग के लिए जो पुलिसकर्मी भी इस भीषण गर्मी में चौराहों पर ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी गर्मी से बचने के लिए कहीं छाते का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं टेंट के नीचे बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो तापमान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अगर आज राजधानी लखनऊ के तापमान की बात करें तो ये आंकड़ा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों में मौसम में एक बार फिर बदलाव होगा और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों में लगातार बढ़ रहे तापमान से भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिलने वाली नहीं है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो गर्मी के बीच लॉकडाउन और लॉकडाउन के बीच गर्मी, हालात बताने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इस वक्त राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं, अमित गंजू कानपुर से हैं, सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है, तो हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ आगरा से मौजूद हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपसे बात करते हैं। इस बार गर्मी की शुरुआत काफी देर से हुई, आधा मई बीत जाने के बाद सूर्य भगवान ने प्रकोप दिखाना शुरू किया, तो पूरी तैयारी के साथ ये बताइए कि आगरा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस वक्त और आगरा में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा, सड़कों पे जो लोग हैं, खासकर पुलिसकर्मी की बात कर लें या मजदूरों की, सबसे ज्यादा समस्या उनके सामने ही है। जी बिल्कुल, प्रचंड गर्मी पड़ रही है ताज के शहर आगरा में और यहाँ कोरोना के संकट के साथ साथ गर्मी का प्रहार हो रहा है और इसका सबसे ज़्यादा मुसीबत इसको लेकर के आई है पुलिसकर्मियों के सामने, जिनको भरी दोपहरी, जेठ की ये जो दोपहरी है उसमें बीच चौराहे पर खड़े होकर के ड्यूटी देनी है। तो दरअसल मामला ये है कि राजस्थान से ये सटता है आगरा जिला और राजस्थान से गर्म हवा के थपेड़े जो आ रहे हैं वो लू बनकर लोगों को चुभ रहे हैं बुरी तरह से और लोग परेशान हैं। आप मेरे पीछे देख सकती हैं सड़कों का जो नज़ारा है। लॉकडाउन के बाद भी यहाँ जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग थे वो निकलते थे और अच्छी खासी, चूंकि बड़ी आबादी है शहर की तो उनकी भी संख्या ठीक ठाक थी, लेकिन अब अति आवश्यक कार्य से जो लोग निकलते हैं वही गाड़ियां निकलने दिखाई देती हैं, लेकिन ना तो बाइक सवार दिखते हैं, ना पैदल, ना साइकिल वाले, यानी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग भी अब केवल सुबह और शाम निकलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि रात का तापमान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 30 डिग्री टेम्परेचर था रात में,
तो लोगों को ना बाहर चैन है ना घर में सुकून है, और ये हालात 27 तारीख तक बने रहेंगे, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। दावा किया जा रहा है कि 27 तक अभी फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है लोगों को। राजीव लखनऊ का रुख कर लेंगे। राजीव, ये बताएं कि जो सड़कों पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, और उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जो राहगीर इक्का दुक्का निकल रहे हैं, पैदल की अगर हम बात करें, ज्यादातर मजदूर ही दिख रहे हैं, कई संस्थान भी खुल गए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो वहां भी जाने वाले लोग अधिकतर पैदल ही सड़कों पर दिख रहे हैं। गर्मी में उनके लिए क्या इंतजाम? देखिए, यकीनन जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जो लोग सड़कों पर हैं उनको कड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर चाहे वो पुलिसकर्मी हो, जो श्रमिक हो। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कोई भी श्रमिक इस वक्त राजधानी लखनऊ या आसपास की सड़कों पर पैदल चलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मौसम विशेषज्ञों की माने तो ये तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर ध्रुव सेन मौजूद है, जिनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे, सर जो ये तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है और कब तक इस तरह का तापमान रह सकता है? देखिए, ये मई का महीना चल रहा है और अगर हम देखें तो हर साल मई और जून में भीषण गर्मी पड़ती है। इस समय तो तापक्रम अभी 40 के आसपास ही चल रहा है। अगर पिछले सालों की हम बात करें तो तापक्रम 45 के आसपास रहता था, किसी दिन 44, किसी दिन 45, किसी दिन 46। इस समय तो तापक्रम अभी 39, 40, 41, 42 यही चल रहा है। तो निश्चित रूप से, लेकिन जो आने वाले दिन हैं, इन दिनों में तापक्रम अभी और बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2-3 दिन में ये 44-45 के आसपास पहुंच जाए। लेकिन अब ये समय मानसून के हिट करने का भी हो गया है। हालांकि मानसून अभी लखनऊ में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर हम भारत देश की बात करें तो अंडमान निकोबार में हिट करने का उसके समय आ गया है। हालांकि ये जो अभी चक्रवात आ गया था, इस चक्रवात के कारण निश्चित रूप से जो मौसम है उसमें थोड़ा बहुत तब्दीली देखने को मिलेगी। हो सकता है कि हमारा मानसून भी 1-2 दिन लेट हो जाए। और ये जो पिछले 2-3 दिनों पहले लखनऊ में बड़ी भीषण स्थिति हमें मौसम में दिखाई दे रही थी, जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, हमें लग रहा है कि इस ह्यूमिडिटी का मुख्य कारण कहीं ना कहीं ये आने वाला जो चक्रवात था उसी के कारण यहाँ आर्द्रता बढ़ गई थी। और ये जो तापक्रम, जब ये ऑलरेडी हाई चल रहा है, 40 के आसपास चल रहा है, 41, 42, और जब उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तब वो बड़ी ही दिक्कत देने लगती है। बिल्कुल, लेकिन अभी ह्यूमिडिटी कम, लेकिन तापमान लगातार बढ़ता ही दिख रहा है। रुख कानपुर का कर लेते हैं। अमित, कानपुर का हाल बताएं, यहाँ पर गर्मी का आलम क्या है और किस तरह के इंतजाम है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं कानपुर के सर्वोदय नगर चौराहे में खड़ा हूँ। पहले तो कैमरामैन से कहूँगा दृश्य दिखाने की कोशिश करें। यहाँ ट्रैफिक के कांस्टेबल जो रहते थे वो नदारत हो गए, क्योंकि गर्मी इतनी है कि 1 मिनट आदमी खड़ा नहीं हो सकता। 43 डिग्री वर्तमान में टेम्परेचर है। और अगर मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 48 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और तापमान जो पारा है 45 को भी पार करेगा। सड़कों पर पसरा सन्नाटा और वही लोग सिर्फ निकल रहे हैं जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है, श्रमिक और खासकर वो लोग जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हीट स्ट्रोक की बात की जाए तो पिछले 3 दिन में 52 से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें किदवई नगर, बर्रा, गुजैनी, नौबस्ता, मछरिया, दासुकुआ, इन क्षेत्रों के लोग थे जो हीट स्ट्रोक से अफेक्टेड हुए और निजी नर्सिंगों में जिनका इलाज चल रहा है। अगर इससे मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो इस 2 दिनों में 5 मौतें हुई हैं, जिसमें 3 भिक्षुओं की हुई हैं और 2 राहगीरों की हुई हैं जिन्हें अज्ञात में एनरोल्ड कराया गया है। तो कहीं ना कहीं कॉज ऑफ डेथ जो है कार्डिक हार्ट अरेस्ट दिखाया गया। निश्चित तौर पर जो मरता है उसका कार्डिक हार्ट अरेस्ट ही होता है, लेकिन इतनी धूप में जब आदमी, जहां हम पत्रकार लोग 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट खड़े होने में कहीं ना कहीं हिल रहे हैं, तो वो लोग जो 8 से 10 घंटा इस भरी दोपहरी में घूमते हैं, या वो पुलिसकर्मी जो 12 घंटे की ड्यूटी कंडक्ट करते हैं, उन्हें पीक आवर्स 11 से लेकर 4 तक मेन अफेक्टेड रहता है। अगर बात की जाए, उनके लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि लगातार ये सड़कों पर हैं और लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और गर्मी का सितम, तो गर्मी से बचाव के उपाय प्रॉपर होने चाहिए। धन्यवाद आपका, आप सभी का, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इधर नोएडा में नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में आग मामले की जांच के लिए प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है। नोएडा अथॉरिटी की सीईसीओ ऋतु माहेश्वरी ने एसीईओ की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जो 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
दरअसल आज सुबह सेक्टर 6 स्थित नोएडा अथॉरिटी की बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया। आग की वजह से इंडस्ट्री सेक्शन के अकाउंट विभाग को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जलने की भी आशंका जताई जा रही है। आग लगी कैसे, अब इसकी पूरी जांच होगी। हालांकि अभी तक जो खबर आ रही थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका जताई जा रही थी। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हैं। अमित, नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में आग लगना, जाहिर सी बात है कई अहम दस्तावेज जल गए होंगे, जिसकी वजह से इस घटना को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए, आपको बता दूं कि सुबह लगभग 9 बजे करीब सूचना मिली फायर विभाग की प्राधिकरण के दफ्तर में आग लगी है, एक बिल्डिंग में आग लगी है। जब वहाँ फायर टेंडर पहुंचती है तो देखते हैं काफी भयंकर आग थी। जो जिस विभाग में आग लगी थी उसमें 3 विभागों का काम होता था, जिसमें अकाउंट, इंडस्ट्री सेक्शन और साथ में रिकॉर्ड रूम। तो 3 विभागों की फाइलें वहाँ रखी जाती थी। आग बहुत तेजी से भड़कती है। आग भड़कने के बाद फायर टेंडर की गाड़ी 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाती है। अब पूरी आग जब लगने के बाद जो बुझाई गई है, बुझाए जाने के बाद प्राधिकरण ने भी एक्शन लिया। तो वहीं जो प्राधिकरण की सीओ रीतू महेश्वरी है, उन्होंने जांच के आदेश दिए। 6 सदस्यीय टीम का गठन किया है। 6 सदस्यीय टीम 1 हफ्ते के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, बताएंगे कि कौन कौन सी फाइल जली, कौन कौन सी नहीं, कितना नुकसान है, क्या कोई जांच से जुड़ी फाइलें जली है, किसी अकाउंट से जुड़ी फाइलें जली है। तो यानी कि ये जो कमेटी बनाई गई है, इसकी जिम्मेदारी है उन फाइल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना जो कि जली हैं या नहीं जली हैं, ना कि उन वजहों की तहकीकात करना कि आग लगी कैसे। जो कमेटी 6 सदस्य की बनाई गई है, वो सब इस अपनी आंखें में देगी कि कारण क्या रहे आग लगने के, या कोई लापरवाही बरती गई, या फायर फाइटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, किसी ने आग लगाई, आग के कारण क्या है, इस तरह की भी पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह की फाइलें चली है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आग लगी कैसे, ये भी जानकारी, ये भी रिपोर्ट देनी है, और क्या अहम कोई महत्वपूर्ण फाइल भी आग की चपेट में आई है, ये जानकारी भी देनी है। हरदोई के अरवल इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों परिवारों के बीच जमीन और नाली का पानी निकलने को लेकर पुराना विवाद था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इस मारपीट में दोनों पक्षों से कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूर्वा गांव का मामला है, इसमें दोनों पक्ष के कुछ लोगों को चोट लगी है। इसमें विधिक कार्रवाई, मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई कराकर उसके बाद अवगत कराया जाएगा। उधर संत कबीर नगर से बड़ी खबर है, जहां पर एक पिता पर 2 बेटियों की हत्या का आरोप लगा है। नशे की हालत में हत्या का आरोप है। ईंट से कुचलकर हत्या का आरोप पिता पर लगा है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बेलहर थाना क्षेत्र के बनेथू गांव की यह घटना है, जहां पर एक पिता ने अपनी 2 बेटियों की हत्या कर दी है। आरोपों की माने तो पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है दोनों बेटियों की। पिता को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह भी बताया जा रहा है कि पिता नशे में था उस वक्त जब उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अपने आप में दिल दहला देने वाली ये वारदात है। एक पिता ने अपनी 2 बेटियों की हत्या कर दी है। हत्या क्यों की है यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन नशे में था वो और ईंट से उसने हत्या की है। ईंट से हमला कर बेटियों की हत्या की। इधर महाराजगंज के सुनौली बॉर्डर पर देर रात सैकड़ों की संख्या में नेपाली नागरिकों ने हंगामा किया है। नेपाली सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें रोक दिया, जिसके बाद इन्होंने हंगामा शुरू किया। नेपाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना था कि वो अपना क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके हैं, जिसके बाद भी नेपाल की सरकार उन्हें देश लौटने से रोक रही है। भारत नेपाल सीमा पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझा बुझाकर इन सभी को वापस क्वारंटीन सेंटर भेजा। इधर लॉकडाउन के दौरान घर वापसी करने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी सरकार ने रोजगार देने की पूरी तैयारी कर ली है। टीम 11 के साथ आज की मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों को लेकर जानकारी ली। यूपी में अब तक का 25 लाख से ज्यादा कामगारों
15 लाख से ज्यादा कामगारों के स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। ये जानकारी अधिकारियों ने सीएम को दी, जिसमें बड़ी तादाद में रियल एस्टेट डेवलपर हैं। स्किल मैपिंग के बाद प्रवासियों को ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। इस दौरान कामगारों को ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही सोशल सिक्योरिटी की गारंटी पर ही दूसरे राज्यों को जरूरत के मुताबिक मैन पावर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये एक रोड मैप तैयार हुआ है। आज की मीटिंग में इस पर बात हुई, जिसमें एक तरफ तो रोजगार प्रवासी मजदूरों को 15 लाख से ज्यादा कामगारों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है और जिस तरह के स्किल्ड है वो उस तरह का काम उन्हें दिया जाएगा। और दूसरे राज्यों को अगर लोगों की जरूरत पड़ती है तो उससे पहले उनसे गारंटी ली जाएगी, सोशल सिक्योरिटी की गारंटी, जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे राज्यों में जाने दिया जाएगा। इधर विवादों के चलते अक्सर चर्चाओं में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही खबर एक बार फिर से इस बार कोरोना वायरस को लेकर सुर्खियों में है। एएमयू टीचर्स एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर आरोप लगाया कि कोरोना महामारी का इस्तेमाल एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैलाने और समाज को बांटने के लिए किया जा रहा है। कई लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं कई शिक्षकों का कहना है कि कोरोना के बहाने समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेटर भेजा हम लोगों ने, किसी के खिलाफ नहीं भेजा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा है जो कि फर्स्ट सिटीजन है इस कंट्री के और पूरे देश के गार्जियन हैं। टू बी एज अ सिटीजन हैज सबमिटेड आवर ग्रीवांस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैपेंस टू बी द गार्जियन। ये जो मुल्क के अंदर माहौल देख रहे हैं कि एक वायरस की वजह से, कोविड-19 वायरस के, उसको रिलीजन से कुछ लोग, कुछ मीडिया सेक्शन जो है वो लिंक कर रहे हैं और देश का माहौल खराब कर रहे हैं और नफरत और हेट टाइप। टाइम बहुत गंभीर टाइम चल रहा है। इस टाइम में हम समाज को इंसानियत के लिए क्या दे सकते हैं, क्या नफा पहुंचा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि किसे निशाना बनाया जा रहा है और किसे निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि खुद को साबित करने का वक्त चल रहा है। और आज ईद का त्योहार पूरा देश मना रहा है। इस बार सादगी के साथ ईद मनाई जा रही है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में ही ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब ईद के मौके पर देश भर की तमाम मस्जिदों में सन्नाटा है। बाजारों में वो रौनक नहीं जो कि आम तौर पर ईद के मौके पर देखने को मिलती है। इस बार हर तरफ सन्नाटा पसरा है। मस्जिदों में 5 की संख्या में लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। कोरोना की वजह से लोगों को ईद पर गले न मिलने की भी हिदायत दी गई है। और ईद के मौके पर भीड़ न इकट्ठा हो, इसे लेकर प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरे इंतजाम कर रखे हैं। सीतापुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भीड़ जमा ना हो इसके लिए ईदगाह के गेट पर ताला लगा दिया गया। जगह जगह भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। डीएम एसपी ने भी कई जगहों पर हालात का जायजा लिया। यूपी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद